अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 24 चल रहा है और टुडे इज़ 11 जून। अच्छा, आज हम जो कैप्स्टर्स के बारे में कुछ अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। अब मैं चैप्टर नंबर 6 में कैप्स्टर का काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, बट आई विल जस्ट रिपीट इट अ लिटिल बिट एंड देन आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो कैप्स्टर इज़ अ पैसिव डिवाइस। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, बीच में इंडक्टर, बीच में इंसुलेटर हो। उस इंसुलेटर को हम कहते हैं इस इंसुलेटर को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है और ये डाइलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ मटीरियल होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या हो जाता है कि इसके अंदर एक चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप दो पैरेलल प्लेट्स को बीच में इंसुलेटर से आइसोलेट कर दें। अब ये इंसुलेटर हवा भी हो सकती है, तो इसके अंदर ये आ जाती है चीज़ कि इट इज केबल, इट स्टार्ट्स स्टोरिंग चार्ज, और ये चार्ज है और जितना वोल्टेज आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकेगा। तो द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज सी एंड देन सी इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू। जितनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें बड़ी होंगी तो दिस क्यू विल बी मोर, और इसी तरीके से इसका डिस्टेंस जितना कम होगा इसी तरीके से ये क्यू ज़्यादा होगी। तो ये जो इक्वेशन है जो ये बता रहा है कि इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो दिस कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, अ सिंगल प्लेट, and inversely proportional to the distance between the two plates, and E is the constant of dielectric, और ये डायलैक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा कि ये E क्या है। तो यू कैन जस्ट enhance the capacitance of the capacitor by just using a more better with high epsilon value permittivity. This E is permittivity। हाई परमिटिविटी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कैपेसिटर के सिंबल हैं, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो करता है। इसका मतलब है कि अगर आई ये इन हो रहा है तो दैट टर्मिनल विल बी पॉजिटिव। ये पैसिव साइन कन्वेंशन है फॉर ऑल पैसिव एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स में ये कैपेसिटर है और इंडक्टर है और रजिस्टर है। रजिस्टर को हम लास्ट टाइम कर चुके, इंडक्टर को हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कैपेसिटर की शक्लें हैं और ये ट्रेमर टाइप का कैपेसिटर है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटर का जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वोल्टेज। सी डी वी ये है, आई इज सी डी वी बाई डी टी, और वो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में कराया था। ये वाला पार्ट आप लेक्चर में से देख लें। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आपको करंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करंट की कोई भी एक्सप्रेशन हो आप इंटीग्रेट करें तो कैपेसिटर आ जाएगा, वोल्टेज आएगा अक्रॉस द कैपेसिटर। और इट्स बिकॉज इसके अंदर हम ये जो इनिशियल वोल्टेज है उसको भी हमें टेक केयर करना पड़ेगी। वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इनिशियल voltage across the capacitor when we had started at time t is equal to t naught. For example, if we have just started at minus infinity, then we can just very easily assume that the initial voltage on the capacitor was 0. That means that the capacitor was completely discharged. लेकिन अगर हम टाइम टी नॉट या ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमें टाइम टी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमें इस वोल्टेज को लेना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है, मैंने लास्ट टाइम इसको इनिशियल कंडीशन कहा था लास्ट लेक्चर में। तो ये इनिशियल कंडीशन भी टू सम एक्सटेंट इट इज़ ओके, समटाइम्स वी डू कॉल इट इनिशियल कंडीशन। अब इसको एक प्रोपोर्शनलिटी इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हमेशा एक फिजिकल मीनिंग होती है। तो फिजिकल मीनिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, if you are just doing this integration from mathematical point of view, then you don't need to have a physical interpretation of this constant of integration. But whenever you are just using this integration in your engineering field, then definitely must have a physical meaning. So right now here the physical meaning of this V naught, the constant of integration, is the initial voltage on the capacitor at time t is equal to t naught. अच्छा, जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, सो कैपेसिटर इज जस्ट लाइक ओपन टू डीसी। अगर जब एक बार चार्ज हो जाता है तो करंट इसमें अंदर से कोई फ्लो नहीं करता।
अच्छा ये चीज़ें बताते हुए मैं 6.1 कराया था लास्ट टाइम, अब मैं आपको 6.2 कराता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.2, एग्जाम्पल प्रॉब्लम आप खुद करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.2 में ये क्या पूछ रहे हैं कि इफ़ अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है, और डिटरमिन द करंट थ्रू द कैपेसिटर। आपको मालूम है डी सी डी बी बाई डी टी इज़ द करंट। तो आप इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करें। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 6.2 देख लेते हैं। और 6.2 निकालता हूँ मैं। 6.2 ये है 6.2। आपने क्या किया, अभी इसका ये मौजूद है, कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है। आई इज गिवन बाय आई सी इज, ये फॉर दोज हु आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियो ऑन मोबाइल फोन, तो आई हैव जस्ट जूम्ड इट। तो सी डी वी बाई डी टी इसका जो है करंट होता है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएशन में लिख दिया, सी की वैल्यू लिख दी 10 माइक्रोफैराड। अब जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया साइन को, तो ये 2000 यहाँ पर आ गया, 75, और ये कैपेसिटर की वैल्यू एज इट इज़, और कॉस ऑफ 2000 टी यहाँ पर आ गया। एंड दिस बिकम्स, इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद, सो ये आता है 1.5। तो ये हो गया आंसर, एंड द आंसर इज मैचिंग विद हेयर। एग्जाम्पल 6.3 में चलते हैं। एग्जाम्पल तो आप खुद कर लीजिएगा। मैं इसको द करंट 6.3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहा हूँ। द करंट थ्रू 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज आई टी। अब ये 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर आई टी दिया हुआ है एक्सप्रेशन में। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस इट एट टी टाइम इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड एंड टाइम टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। अब ये जो है ये दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है करंट का, तो हम करते हैं 6.3। अब ये 6.3 को आपको काफ़ी गौर से समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ इट, ये आपका मिली एम्पियर में करंट है, ये कैपेसिटर की वैल्यू है, ये वी सी की वैल्यू होती है 1/c आई सी डी टी, और यहाँ पे इसके टाइम लिमिट्स होती है, यहाँ पे टी होता है, और यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम 0 से, यहाँ पे टाइम स्टार्टिंग 0 से है। और वी नॉट दैट इज ऑलरेडी गिवन के द कैपेसिटर इज इनिशियली कम्प्लीटली डिस्चार्ज्ड। तो ये आ गया आपके पास 1/c 100 माइक्रोफैराड, 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। ये मैंने लिखा है फॉर रिमूविंग दिस मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर काफ़ी डिस्टर्बिंग था और समझ नहीं आनी थी चीज़ें अगर, तो मैंने इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में हटा दिया। अगर हम मिली एम्पियर में इस सारी एक्सप्रेशन को रखेंगे तब वोल्टेज विल डेफिनेटली बी इन मिली वोल्ट्स, और अगर आप इसको एम्पियर में बना लेंगे द वोल्टेज विल बी इन वोल्ट्स। तो मैंने इसको प्रेफर किया है, आप कर सकते हैं इसको यहाँ से हटा दें और एज्यूम कर लें कि आंसर विल बी इन मिली वोल्ट्स, दोनों सही हैं। अच्छा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी है। अच्छा अब क्या हुआ कि इसको हमने जब इंटीग्रेट किया तो ये 50 बार आ गया, साइन 120 जो होता हो गया कॉस 120t, और 120 जो था वो नीचे 120 पाए वो नीचे भी आ गया। तो ये सारी चीज़ों का हमने किया है। तो ये इंटीग्रल की लिमिट्स लगा दी हैं, 0 से स्टार्ट किया है और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सारा मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है। और 3263 कॉस, ये कुछ पता नहीं टी क्या लिखा हुआ है, मुझे कैलकुलेशन द्वारा करनी पड़ेगी शायद, ये क्या लिखा हुआ है कुछ मिस्टेक। एनीवे द आंसर इज इन माइनस, और ये सारे कैलकुलेट करके यहाँ पे सिंपल लिख दिया। एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब 1 मिली सेकेंड में वी सी मालूम करना है, तो हम 1 मिली सेकेंड को यहाँ पे पुट कर देंगे, और 1 मिली सेकेंड का मतलब है 0.001 सेकेंड। अच्छा ये 1 है, 13 यहाँ पे ये 1 है, सॉरी 1.3263 सॉरी, ये आई वाज जस्ट सॉरी दिस इज़ 1। अच्छा तो ये कॉस का यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे कॉस ऑफ 0 भी पुट कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो ये 93.137 मिली वोल्ट्स आ गया। आंसर तो वोल्ट्स में आया था लेकिन मैंने लिखा 1 मिली वोल्ट्स में है। और इसी तरीके से जब 5 मिली सेकेंड यहाँ पे अप्लाई किया तो ये 0.005 रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि इनिशियल लिमिट वॉज 0, तो ये 1.7336। और आंसर्स आर मैचिंग है, ये देख लें, ये मिली वोल्ट्स में, ये वोल्ट्स में, और हमारा आंसर भी ऐसे ही है। अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर 6.4 में आपको समझा देता हूँ, और फिर जो है मैं आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 करा दूँगा। आई वुड जस्ट फील दैट 6.4 मस्ट बी कवर्ड, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा डिटरमाइन द करंट थ्रू 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हुज वोल्टेज इज शोन इन दिस। ये वोल्टेजेस हैं,
अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो अब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता। इट इज मतलब इस तरीके से वोल्टेज की वेव शेप नहीं हो सकती है। इस तरह लीनियरली चेंज कर सकता है, बिकॉज इस तरीके से वोल्टेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी डी वी बाई डी टी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, और फॉर जस्ट अचीविंग दिस वेरी हाई वोल्टेज, मैं आपको पीछे एक्सप्रेशन में लेकर जाता हूँ समझाने के लिए। यस, देखें, the current through the capacitor is directly proportional to the change of the voltages, the rate of change of the voltage dV by dt। अगर ये आपको बहुत हाई रखना है, that is just like a zero, in zero instant instantaneously if you want to change the voltages from one value to the another value, that means the time taken is zero। अगर इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है स्क्वायर वेव की तरह से, अभी जो मैंने आपको वेव शेप दिखाई थी वो तो करंट की थी वैसे, लेकिन ये कि इन्होंने यहाँ पे इसको भी शो किया हुआ है कि ये वाली वेव शेप, ये तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मालूम करें तो क्यों टाइम t इजिकल टू जीरो है, t2 माइनस t1, इट इज जस्ट लाइक जीरो। तो ये जो रेट ऑफ चेंज होगा ना ये बहुत हाई हो जाएगा, ये वाला, ये तो इतना हाई रेट ऑफ चेंज वोल्टेज होगा, तो फॉर दिस यू विल बी नीडिंग वेरी हाई करंट। So that's why we just say that across the capacitor the voltage cannot change abruptly। अच्छा चलें, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होप के समझ आ गया होगा। अगर ना आया तो आप इसको मेक श्योर करेंगे समझ आया हो आपको, और इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको ये काम आएंगे। ना भी काम आए तो इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व करने के लिए ये दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देखें, न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से अंदर फ़ौरन आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वोल्टेज की वेव शेप्स दी हुई हैं, हमें करंट निकालना है। आपको पता है कि करंट होता है सी डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी करने के लिए हमें इसकी एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसका स्लोप निकालें, सिंगल स्लोप इक्वेशन है, या वाई इंटरसेप्ट इज ज़ीरो, तो एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से यहाँ जाएगा कि एम क्या है 50, यहाँ पे ये 50 है, वाई टू माइनस वाई वन करें, 50 माइनस ज़ीरो, और x2 माइनस x1 करें ताकि इक्वेशन आ जाए। स्लोप की इक्वेशन है ये एम एक्स प्लस टी, तो 50t हो गया। और इस वाले केस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसकी इक्वेशन लिखें तो ये आएगा कि यहाँ से आप वाई इंटरसेप्ट मालूम करें तो 100 होगा, और इसका स्लोप नेगेटिव है -50 है, तो ये इक्वेशन हो गई एम एक्स प्लस टी, एम एक्स प्लस सी। और इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है इट्स अगेन 2 माइनस 200 प्लस 50t, ये पॉजिटिव स्लोप वाली इक्वेशन है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो है कैपेसिटर पे वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया। अब हमें आई मालूम करने के लिए सी डी वी बाई डी टी करना है, तो इन एक्सप्रेशंस को हमने डेरिवेट कर लिया और इस कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैपेसिटर की वैल्यू है, ये डेरिवेशंस हैं इनकी यहाँ पर, और इनको मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पे लिखा तो ये आ गया 10 माइनस 10 और 10, इसका मतलब यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे -10, फिर यहाँ पर, और ये ऊपर से सिंक है। चलें, अल्लाह आसान करें, और अल्लाह करे कि आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीडीएफ की फाइल खोल लें और बैठें और इसको समझने की कोशिश करें। देखें, ये कॉन्सेप्ट्स बड़े डिटेल्ड हैं, एंड दीज आर द वेरी वेरी मीन्स इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स आर नॉट फॉर ईजी फॉर अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा अभी 10 मिनट के लेक्चर में, सो यू जस्ट डोंट फील कि यार ये टॉपिक ज़रा सही तरीके से मैंने नहीं समझाया। The thing is that you need time to grasp these concepts, and you have to spend your own time thinking and just doing the numericals and reading the book, and that's by just spending more time you will just get used to it। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, तो आप अपनी पीडीएफ फाइल खोल लें और किताब में से इसको देखें। वीडियो लेक्चर्स में से गुजारा आपका नहीं होना है, आप किताब में से इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और स्पेंड टाइम। किताब आपके पास पीडीएफ की फाइल में खुली हुई होनी चाहिए और आप इसको देख रहे हो ऊपर नीचे करके, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप टाइम लगाएं और कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर तो समझ लें कि चीज़ मुश्किल है, लेकिन अगर आप टाइम ना लगाएं और कहें कि समझ नहीं आया लेक्चर से, तो ये बात ज़रा मुनासिब नहीं है। एनीवे, वी जस्ट मूव फॉरवर्ड। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4, एंड इनिशियली अनचार्ज माइक्रोफेराड 1 मिलीफेराड कैपेसिटर है द करंट शोन, ये करंट है इसमें, और इसके दो पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला है, एक पोर्शन ये। अब ये करंट दिया हुआ है, वोल्टेज मालूम करना है,
तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम t इजिकल टू 2 मिली सेकेंड में मालूम करना है और टाइम t इजिकल टू 5 मिली सेकेंड पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके। 6.4 यहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये देखें, और ये मैंने ग्राफ बनाया है। ये 2 मिली सेकेंड को मैंने 002 सेकेंड्स में लिख दिया है और ये भी 4 और ये 4 सेकेंड्स में लिख दिया है मैंने, सर जस्ट टू मेक इट अ बिट ईजियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, जो IC है ना ये वाली है, जहाँ पे वो 50T है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया और आंसर ये जो था ये दिया हुआ था मिली एम्पियर्स में, तो मैंने इसको एम्पियर में बनाने के लिए यहाँ से डिवाइड बाई 10, 1 मिनट, 1 मिली नहीं, ये कैपेसिटर है, 1/c कैपेसिटर है। अच्छा, अब ये आ गया। अच्छा देखें, किताब में देखते हैं, ये मिली एम्पियर्स में ही है, तो इसको मिली एम्पियर्स में ही रखा हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया 50 और यहाँ से डिवाइड बाई 100, 50t²/2, और ये जो है ऊपर आया तो 50,000 हो गया, और ये लिमिट अप्लाई की हुई है t और 0, ये हो गया 25,000 यहाँ से डिवाइड करके, और जो हमने इसको 2 मिली सेकेंड में रख दिया तो ये आ गया 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, तो ये 100 मिली वोल्ट आ गया, 0.1 वोल्ट, सही है। अच्छा, अब जो है हम इसके बात करते हैं 6.4 का अगला पेज। ये 6.4 का अगला पेज, फॉर t ग्रेटर देन 2 मिली सेकेंड, जो इक्वेशन है t फॉर t ग्रेटर देन 2 मिली सेकेंड। अब देखें वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे तो 50t है ना ये, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है इट इज़ जस्ट I इजिकल टू 0.1, I इजिकल टू 0.1 एम्पियर्स। तो इसको इंटीग्रेट किया अब हमने, और अब जो ये वाली टर्म आ रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 सेकेंड से, 2 मिली सेकेंड से। दैट्स वाई आई हैव जस्ट अप्लाइड द लिमिट्स एट 0.02, और इस 0.02 पे वोल्टेज मुझे पहले से मालूम है कितना है, 100 मिली वोल्ट, जो लास्ट अभी हमने सॉल्व किया है, तो दिस इज 0.1 वोल्ट, ये रहा यहाँ पे 0.1 वोल्ट। तो ये इनिशियल कंडीशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको जो मैंने सॉल्व किया है तो ये आ गया, ये हो गया यहाँ से 10⁻³ ऊपर गया तो ये 100 हो गया, ये 0.005 माइनस 2, और ये देखें यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 माइनस 0.002, तो ये 0.3 आएगा, ये 0.3 आया, तो ये 300 मिली वोल्ट, और ये 0.1 वोल्ट यहाँ पर आ गया, तो 100 मिली वोल्ट ये भी है, तो ये आंसर इज़ 4 मिली वोल्ट, तो आंसर इज़ 400 मिली वोल्ट। मैं फिर समझाता हूँ कि ये जो मिस्टेक है ये 6 नहीं है, ये 5 है, और कैलकुलेशन में भी नज़र आ रहा है कि ये 5 होगा, क्यों यहाँ पे 3 होगा तो 0.1 ऐड होगा तो 0.4 आएगा, अगर यहाँ पे 0.4 है, 0.1 है और ऐड कर लेंगे आपको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.5, जो कि आंसर गलत है। तो दिस शुड बी 5, आगे स्टेप सही है लेकिन यहाँ पे एक 5 गलती हो गई है। एनीवे, तो ये वाला जो है सवाल हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से इसको, और 18 मिनट हो गए हैं। अब जो है नया टॉपिक को स्टार्ट किया नहीं जा सकता। 6.5 मैंने सॉल्व किया करके रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन किताब में 6.5 मैंने आपको नहीं दिखाया, ये रहा 6.5, यस। अच्छा, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन फिगर अंडर डीसी कंडीशंस। हाँ, ये वाला सवाल, ये एग्जांपल है, ये आपको तो लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराया करता हूँ। अच्छा, यूज डीसी कंडीशन फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर डीसी कंडीशंस की बात करें ना, तो दीज कैपेसिटर्स विल बी कंसिडर फुल्ली चार्ज्ड, और इसके ऊपर अब मजीद कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो वी कैन जस्ट एलिमिनेट रिमूव दीज कैपेसिटर्स फ्रॉम द सर्किट टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स। इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज मालूम करना है, क्योंकि एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी इज़ हाफ CV², ये मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब इसके लिए मालूम करने के लिए हमें पहले V मालूम होना चाहिए, लेकिन ये V मालूम करने के लिए कैपेसिटर को सर्किट से निकालना पड़ेगा। ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो डीसी के लिए बिल्कुल ओपन सर्किट बन जाते हैं। मैं फिर बताता हूँ आपको, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाते हैं तो वो डीसी के लिए फुल ओपन सर्किट हो जाते हैं। ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट को वहाँ से निकाल दें, और यहाँ पे जो 3 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज होगा वही असल में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और ये वाला जो वोल्टेज होगा, ये पूरा ये वाला जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, वो होगा ये 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस पे वोल्टेज। अब मैं आपको जब सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। 6.5 ये 6.5 है। अच्छा, अब देखें ये सर्किट है, हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया क्योंकि डीसी कंडीशंस है।
अब वोल्टेज इस पूरे को देखें तो एक बिल्कुल सीधा सा सीरीज सर्किट है, ये सीरीज में फिर सीरीज में इन दो पॉइंट्स को ओपन ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करंट, ये वाला करंट मालूम करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, 50 डिवाइड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन 1 + 3 + 6, और ये के में है इसलिए 5 मिली एम्पेयर इसका आंसर आ गया। ये 10 हो गया नीचे, ऊपर 50 डिवाइड बाई 10 इज 5 और मिली एम्पेयर में आंसर, क्योंकि इट वॉज के, द रेजिस्टेंस वॉज इन किलो ओम्स। तो ये हो गया 0.005 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है तो पता है, सिंपल सी बात है, करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, आई आर, वी इज टू आई आर। तो वोल्टेज, और ये वो वाला कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, एंड दिस इज V3K, ये 3K का रेजिस्टर है। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड इज एज डिफाइंड रिटन एज द वोल्टेज अक्रॉस द 3K रेजिस्टेंस। तो 5 एम्पियर करंट है, वैल्यू 3K है, 15 वोल्ट हो गया इसके ऊपर। अच्छा, अब जो इसके ऊपर वोल्टेज मालूम करना है, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ वाला वोल्टेज पता है हमें, तो यहाँ पे KVL अप्लाई कर देंगे। तो -50, और इसके ऊपर वोल्ट करंट कितना है, 1 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई द करंट इज 5 मिली एम्पेयर करंट है, तो 5 वोल्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया कि -50.005 मल्टीप्लाई बाई द रेजिस्टेंस वैल्यू प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो ये आपने जब अप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, तो ये 45 आ गया। दो वोल्टेजेस आ गए, दो कैपेसिटर हैं, हाफ CV², ये V² है, इसके ऊपर वोल्टेज 45 है, तो आपके पास V1 आ गया, और फिर इस तरीके से V2 है 30, ये आ गया। ये कैपेसिटर की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, दैट इज माइक्रोफैराड। ये V3 की वैल्यू है 15, कैलकुलेशन की, जूल्स में आंसर आया, मिली जूल्स में लिख लिया। तो इस तरीके से ये आंसर है 6.5 तक। अगले लेक्चर को भी कैपेसिटर तक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास काफ़ी मटेरियल रेडी था, लेकिन मैं कर नहीं सका 6.6 और 6.7, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करूँगा इंशाल्लाह।